नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। हर सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन जिस सेक्टर से पूरे देश को उम्मीद है वो है हेल्थ सेक्टर, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ा सेक्टर। बीते 2 सालों से कोरोना का कहर, इलाज के लिए तड़पते लोग, इलाज की कमी में जिंदगी की टूटती डोर, देश ने सब कुछ देखा है। तो देश ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को भी देखा है। अभी हम तीसरी लहर से लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह बजट हेल्थ केयर सेक्टर पर आधारित होगा? क्या हेल्थ इंफ्रा के बजट में इजाफा होगा? क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक करने पर फोकस रहेगा? पिछले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,38,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। क्या इस बार इसमें एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है? क्या वैक्सीनेशन के विस्तार पर फोकस हो सकता है और वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग पर बजट को बढ़ाया जा सकता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो केंद्र की योजनाएं राज्यों में लागू हैं, क्या उन योजनाओं को गति देने के लिए बजट को बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर मेडिकल सुविधाएं मजबूत हो सके? इसके अलावा क्या कुल बजट में हेल्थ सेक्टर पर बजट खर्च होने वाले प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या स्वास्थ्य सुधारेगा बजट। इस बजट पर अन्य प्रदेशों के जैसे ही राजस्थान की भी नजरें टिकी हैं, क्योंकि प्रदेश में आज 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। तो क्या बाकी 3 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा इस बजट में हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान देश के उन चुनिंदा प्रदेशों में शामिल होगा जहां इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे, या कहें कि हर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज होंगे। यानी राजस्थान मेडिकल हब के तौर पर उभरेगा। साथ ही राजस्थान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी है कि क्या 40 और 60 के प्रतिशत में कोई बदलाव होगा? क्या राजस्थान को मिलने वाला हिस्सा वक्त पर मिल पाएगा? क्या प्रदेशों को मिलने वाले प्रतिशत में बढ़ोतरी की जाएगी? उम्मीदें बहुत सी हैं और बजट नजदीक है। तो क्या मिलेगा और मेडिकल क्षेत्र के लिए यह बजट कैसा रहने वाला है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, मेडिकल प्लानिंग के एक्सपर्ट डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा जी। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, कम से कम ये उम्मीद इस बजट से की जा सकती है कि जितना बजट पिछले साल अलॉट हुआ था उससे ज्यादा अलॉटेशन इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है, इजाफा हो सकता है। हाँ, इस साल उम्मीद की जाती है कि इस समय जो प्रेजेंट में जैसे कोरोना की सिचुएशंस हैं, तो उसको उनकी डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज़ हैं, वायरोलॉजी लैब्स हैं, बहुत तरह के नए नए वायरस आने के चांसेस हैं आने वाले टाइम में। उसमें इसके अलावा स्किल लैब्स जो हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उनमें हर मेडिकल कॉलेजों में स्किल लैब्स हैं, जिससे डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को ट्रेनिंग दी जा सके। इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज जगह जगह खोल तो दिए, लेकिन वहाँ पे स्टाफ की कमी है या वहाँ फैसिलिटीज़ की कमी है। उन फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है आने वाले टाइम में। नहीं, वर्तमान स्थिति में सर 30 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, कितने फिजिबल कंडीशन में है इस वक्त? अभी जो खोले जो नए मेडिकल कॉलेज है वो अंडर प्रोसेस ही हैं, अभी तो कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। और कुछ मेडिकल कॉलेज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुए हैं उनमें भी अभी सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा भी राजस्थान में अगर देखा जाए तो एम्स जैसा इंस्टीट्यूट एक अभी जोधपुर ही है, तो कोशिश ये की जाए कि जयपुर में और ऐसे ही और जिलों में भी एम्स जैसे पीजीआई इंस्टीट्यूट हैं, इस लेवल के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं और उस लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस तरह की जो सुविधाएं हैं जैसे एसएमएस हो या आरयूएचएस हो, इन हॉस्पिटल्स में जो एक वर्ल्ड लेवल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मेडिकल एजुकेशन को देखें या मेडिकल हेल्थ और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को देखें, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है विकास, क्योंकि ये तो मानकर ही चला जा सकता है कि कम बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन कम से कम हेल्थ सेक्टर में बढ़ोतरी तो इस बार होगी। लेकिन मेरा सवाल यह कि हेल्थ सेक्टर के अंदर भी कई पैरामीटर्स होते हैं। आपको क्या लग रहा है हेल्थ सेक्टर में किस किस पर फोकस इस बार के बजट में होना चाहिए, जमीनी जरूरत है? और देखिए विजेंद्र, जो कोरोना की जो 2 साल की जो महामारी हमने झेली है, उसमें सबसे बड़ा जो हमने ड्रॉबैक माना है हमारे चिकित्सा क्षेत्र का,
तो होना है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे बहुत कमी है। जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को वेल प्लान तरीके से अगर हम बढ़ाते हैं आगे, हालांकि उसमें राज्य सरकार ने बहुत फोकस किया है, चाहे वो बात करें NICU, PICU और जो मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं विकसित करने की बात है, वो तमाम तरह की सुविधाएं विकसित की जा रही है। लेकिन जब हम केंद्रीय बजट की बात करते हैं और केंद्रीय बजट से अपेक्षाएं करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो उम्मीद है वो बहुत बढ़ जाती है। और राजस्थान जो है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है, और यहाँ पर जो उम्मीद है वो इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अभी जिस तरह से लोकेंद्र जी ने बताया कि एकमात्र एम्स जोधपुर जो है एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि केंद्र के गवर्नर वहाँ संचालित होता है, वैसा ही एक इंस्टीट्यूट कोटा के अलावा जयपुर, इन जगह पर संभावना है उसकी तलाशी जानी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी एक बात है रिसर्च पर फोकस करने के लिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट राजस्थान में अभी नहीं है, क्योंकि बात करें SMS की, वो मेडिकल कॉलेज वो राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र स्तर पर जैसे कि NIV पुणे है, उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट जो है वो उसकी सौगात राजस्थान को मिले। हालांकि NIV पुणे की जो ब्रांच है उसके खोलने की बात सामने आ रही है कि उसकी सब ब्रांच जो है वो SMS के अंदर खोलने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है, ऐसी कोई स्पेशल घोषणा हो। उसके अलावा जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से मजबूत नहीं करेंगे कि हम 25 साल की 50 साल की प्लानिंग करके और उस हिसाब से जो काम किया जाए, क्योंकि देखिए 30 मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, लेकिन अगर मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो उन पर अभी तक धरातल पर काम जो शुरू हुआ है वो अभी बहुत पीछे है। और 3 जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर भी अगर उम्मीद है, अगर वो 3 मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं तो राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जो कि सब तमाम जो जिले हैं उनमें मेडिकल कॉलेज उपलब्ध होंगे। लेकिन अभी जो मेडिकल कॉलेज राजस्थान को मिले हैं 30 तो हैं 30 जिलों के अंदर, उसमें क्या केंद्र से बराबर पैसा आ रहा है और क्या जो रेशियो है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान वैसे ही फाइनेंशियल के डिपार्टमेंट के हिसाब से काफी कमजोर रहता है, तो अगर केंद्र से बैकअप मिलेगा तो मेडिकल सुविधाएं तेजी से बढ़ेंगी। देखिए विजेंद्र, अगर मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो उसमें फुल रेशियो बना हुआ है कि इतना पैसा अनुदान जो है राज्य सरकार देगी, इतना जो है केंद्र सरकार खर्च करेगी, और ये जो पूरी सहमति बनती है तभी जाके मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिलती है। 3 जो जिलों की बात करें तो 3 जिले प्रतापगढ़ है, उसके अलावा जो राजसमंद है, ये वो जिले हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज अभी नहीं मिले हैं, और उम्मीद है कि ये मेडिकल कॉलेज खुल जाने चाहिए। इसके लिए डिमांड भी लगातार प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद सांसदों के जरिए अपील की कि वो केंद्र में मांग उठाए कि ये 3 जिले हैं, अगर ये मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं तो राजस्थान प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज वाला राज्य हो जाएगा। लेकिन इन मेडिकल कॉलेजों के शुरुआत और साथ में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का मजबूत हो कि वो मेडिकल कॉलेज रन करने के साथ ही एक अच्छे डॉक्टर दे सके, क्योंकि विजेंद्र न सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल उपलब्ध कराना बीमार होने पर वो महत्वपूर्ण है, उससे अलावा ये कि मेडिकल एजुकेशन जो कि डॉक्टर्स तैयार करें, सबसे बड़ी जरूरत है डॉक्टर्स तैयार करने की, क्योंकि डॉक्टर्स तैयार होंगे तभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह मजबूत हो पाएगा। क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज तो खोल देते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टाफ की कमी है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और ट्रेनिंग स्टाफ की कमी है। और दूसरी बात है स्किल्ड लैब जो है वो अगर बनती है जिलों के अंदर, वहाँ पे अगर पूरा स्किल्ड तरीके से काम होता है जिलों के अंदर जो काम होता है, तो काफ़ी हद तक जो मेडिकल की, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बेटर तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि लोकेंद्र जी ने भी स्किल लैब का जिक्र किया, आप भी स्किल लैब का जिक्र करें। लोकेंद्र जी, एक बार हमारे दर्शकों को जरा समझाइए सर कि राजस्थान के लिए या देश के लिए हर जिले में या कम से कम प्रदेश में 1 या 2 स्किल लैब की जरूरत क्यों है? स्किल लैब का पर्पज़ ये होता है कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसीजर्स हैं जितने भी, चाहे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हों, चाहे सर्जरी के हों, चाहे एनेस्थीसिया के हों, या किसी भी डिपार्टमेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टाइप होती है उनकी, वो सीख सकते हैं एक रोबोट जैसे। एक तरह से आप उसको डमी टाइप माने कि भाई वो एक कंप्यूटराइज डमी है या एक वैसे प्रोसेस है। मैनिकन्स जो हैं उन बहुत सारी उसमें सुविधा होती है, जिसमें आप एक तरह से आर्टिफिशियल पेशेंट टाइप उसको मान सकते हैं कि एक आपके सामने एक शूडो पेशेंट है, उस पर आप सब एक्सपेरिमेंट या सब चीज़ें करके देख रहे हैं और अपने आप को स्किल अपनी डेवलप कर रहे हैं। वो इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर होती हैं तो उससे क्या है कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इनमें जो भी प्रोसीजर है उसको करने का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जी। इसके अलावा भी जैसे अब वायरोलॉजी लैब्स की सुविधाएं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसके अलावा रिसर्च, अगर एम्स और 1-2 राजस्थान को मिलते हैं तो उससे राजस्थान में रिसर्च का बहुत महत्व बढ़ेगा और उस एम्स में काफ़ी अच्छा फंड, रिसर्च और इनकी फैसिलिटीज़ रहती हैं जी। तो उस वजह से अगर इस तरह के एम्स अगर 1 आध और राजस्थान को मिलते हैं तो राजस्थान में रिसर्च
के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह खोल दिए, लेकिन उनमें रिसर्च होना, उनमें फैसिलिटीज़ होना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रोबोटिक सर्जरी हो गई या कोई और लेटेस्ट चीज़ें होंगी या लेटेस्ट स्किल ट्रेनिंग की जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब डेवलप होना, वो एम्स में उनमें बड़ा आसान होता है। ठीक है। बाकी राजस्थान के हर मेडिकल कॉलेज में किया जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी काफ़ी वर्क किया जा सकता है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आशीष चतुर्वेदी जी, इस बजट से क्या उम्मीदें करें सर? वैसे तो हम हर दिन हर सेक्टर को लेकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि किस सेक्टर को क्या उम्मीदें और क्या मिल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के सेक्टर की। जरा बताइए, क्या इस बार फोकस स्वास्थ्य पर रहने वाला है और केंद्र में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिससे राजस्थान को भी फायदा होगा मेडिकल सेक्टर के अंदर? देखिए विजेंद्र जी, 2014 में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर के हेल्थ को एक टॉप प्रायोरिटी पे लिया गया है। अभी हम मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। राजस्थान में भी देखिए 30 में घोषणा हो चुकी है। मैं उन घोषणाओं पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर हम देश की बात करें तो देश में 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज थे। अगर आज बात करें तो आज 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। अगर हम मेडिकल MBBS सीटों की बात करें तो जो 51,348 सीटें थी वो आज बढ़कर के 92,222 हो गई हैं। अगर हम PG की सीट बात करें तो 31,185 से बढ़कर के 56,374 हो गई है। आप देखिए कि पिछले 2 साल से पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है जी। 2020-21 का जब बजट आया था तब तक देश के अंदर कोरोना नहीं था। आप देखिए 2020-21 की बात कर रहा हूँ विजेंद्र जी। मैं उस समय जो देश में बजट था वो 94,000 करोड़ के लगभग देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हुआ करता था, जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में खर्च होता था। आप देखिए भारत सरकार ने पिछले साल 2021-22 के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक बजट दिया, जिसमें 2,37,000 करोड़, ऑलमोस्ट आप देखिए 140% का हाइक दिया गया। और हम देख रहे हैं देखिए कि उसके अंदर 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए भी रखे गए और तमाम सुविधाओं के लिए हमने उसमें पैसे रखे जी। आप देखिए कि देश ने आज लगभग 1 साल हुआ है देश को, जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से लास्ट ईयर प्रारंभ हुआ था। आप देखिए आज 163 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज लग चुकी हैं जी। और बहुत अच्छे से काम पूरे देश में चल रहा है। देश की सभी सरकारें आप देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव को चला रही हैं। उसका कारण ये कि देश में हेल्थ को एक टॉप प्रायोरिटी पे रखने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं इस बार की क्या टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा, या जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, बूस्टर डोज की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं यकीनन बीते कुछ सालों के मुकाबले बीते 2 सालों में काफी तेजी से बढ़ी हैं। तो इसी सेक्टर पर फोकस रहेगा, इस सेक्टर से शिफ्ट किया जाएगा? विजेंद्र जी निश्चित रूप से फोकस रहेगा। मैं आपको बहुत सारी योजनाएं बताता हूं जो केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद प्रारंभ हुई है। अगर हम बात करें तो देश में जो गरीब तबका है उसके लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी थी नहीं। आप देखिए आज देश में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें एज ऑफ टुडे भी अगर हम बात करें विजेंद्र जी तो 2,61 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। आप देखिए मोदी जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है और उनकी ये प्रायोरिटी है किसी तरह से इसको बढ़ा करके जो लाभान्वितों की संख्या है उसको बढ़ा करके 80 करोड़ तक ले आया जाए। अगर आपको ध्यान हो, देश में खाद्य सुरक्षा योजना चल रही है जिसके दायरे में 80 करोड़ लोग आते हैं 2011 के हिसाब से जी, उसके दायरे में 80 करोड़ लोग आ रहे हैं। आप देखिए तो मोदी सरकार की योजना है कि हमको किसी तरह से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम है, इसको बढ़ा करके 50 करोड़ से बढ़ा करके 80 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। आप देखिए ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। नहीं तो इसके लिए कुछ किया जाएगा इस बजट में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए निश्चित रूप से आप देखिए, मैंने कहा ना पिछले साल जो बजट आया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट था। उसके अंदर पिछले साल की तुलना में 137% का हाइक किया गया। मुझे लगता है पूरे आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा हाइक कभी नहीं मिला। ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी, इस बजट से क्या उम्मीद है सर? देखिए 21-22 के बजट के अंदर जो इन्होंने आंकड़ों का जो मकड़जाल बनाया था उसके अंदर इन्होंने कहा था कि 137% का मतलब इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर बजट में किया गया। जबकि मैं आपको इसमें बता दूं कि जो पेयजल और जो स्वच्छ भारत है या स्वच्छता जो सैनिटेशन की जो सुविधाएं है उसको भी स्वास्थ्य क्षेत्र में जोड़ दिया गया, जबकि पहले इस चीज़ों को नहीं जोड़ा जाता था।
उसके साथ 35,000 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया। मैं यहां महत्वपूर्ण बात यह है सर कि जितना एलोकेशन हुआ उसमें से खर्च कितना हुआ यह केंद्र सरकार को बताना चाहिए नया बजट या नया स्वास्थ्य क्षेत्र में एलोकेशन करने से पहले। मैं आपको यहां बताना हूं 3 की पैरामीटर्स होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई। अब आप इन तीनों चीजों में देखिए, मतलब कोविड काल के अंदर 50% से ज्यादा गरीबी पूरे दुनिया के अंदर जो हुई वो भारत अकेले में हुई। ठीक है, फिर मैं आपको बताना चाहूं 84% हाउस होल्ड की आमदनी घट गई। फिर इन्होंने जो हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन किया था उसका 10% कोविड काल में घटा दिया। तो ये सब देखिए ना, आज इन चीज को एक्सपेंसेस के ऊपर आता है, घोषणा आप कर देते हैं लेकिन धरातल पर वो कितना खर्च होती है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जैसा कि सभी ने बताया कि राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से काफी विषमता वाला प्रदेश है। वहां पर जो सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे 90-10 की बात हो, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं कि भाई खासकर स्वास्थ्य और पेयजल और ये जो हमारी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है, उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। हम 25 सांसदों से जो लगातार मतलब 2014 से लेकर 19 मतलब 10 सालों से 25 के 25 सांसद भाजपा के, लेकिन राजस्थान के अंदर कोई भी बड़ा मेजर प्रोजेक्ट आया हो विजेंद्र जी तो आप बता दीजिए। 30 मेडिकल कॉलेज आ गए सर, और क्या चाहिए? मैं तो स्वास्थ्य सेवाओं पर जिक्र कर रहा हूं। 2009 से 14 वाला पीरियड था, उसके अंदर मैक्सिमम घोषणाएं हो चुकी थी। आप एम्स है चाहे कोई भी IIT है, जितनी भी घोषणाएं वो पिछली सरकारों की है, इनको इंप्लीमेंटेशन की बात है। और इस सरकार के अंदर जो भी, और ये प्रो रिच सरकार है, इसके अंदर कॉर्पोरेट की जो आय बढ़ी है लगातार, आप देखिए ना, करीबन इस 2021-22 के अंदर 40 बिलियनियर और बढ़ गए। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। महंगाई के अंदर आम आदमी सर, आज स्वास्थ्य पर बात कर लें सर, सिर्फ स्वास्थ्य सेक्टर पे बात की जा सकती है सर। तो ये 3 बड़ी बीमारियां सर, बेरोजगारी बहुत बड़ी बीमारी है, महंगाई बहुत बड़ी बीमारी मुझे है। बताइए, क्या बीते 2 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र की सहायता से बढ़ा या नहीं बढ़ा है? मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपको एक छोटी सी बानगी देता हूं कि इन्होंने जो केंद्र सरकार ने हमें वेंटिलेटर सप्लाई किए, उन वेंटिलेटर्स में से 70% आउट ऑफ ऑर्डर थे, जिनके अंदर आप देखिए, आप अगर इंजीनियरिंग टर्म्स में देखेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राजेंद्र मेघवाल जी, हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद में इसकी गारंटी होती है। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं इस पर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वही वेंटिलेटर पर प्राइवेट अस्पताल में चलते हुए दिखाई दिए थे, सर। मैं जो सरकारी अस्पताल में नहीं चले थे, वेंटिलेटर आउट ऑफ ऑर्डर थे और वो प्राइवेट अस्पताल में फीसेबल हो गए थे। आप उन लोगों को सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए जिनको मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का कोई अनुभव नहीं था जी। जो उनके चहेते आदमी थे, जिन्होंने गुब्बारे फुलाने की मशीनें देते थे, वो वेंटिलेटर सप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए ना इस बात का, और लगातार इस बात की हम मांग कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार मेडिकल सेक्टर में हुआ है, या जो आपके वैक्सीनेशन के मामले में जो राज्यों के साथ में जो सौदेबाजी हुई कि नहीं हम इतने को देंगे, इतनों को नहीं देंगे, इतनों को देंगे, जिसके बाद में राज्यों ने लगातार केंद्र पे प्रेशर डाला और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहा। और जो हेल्थ सेक्टर के अंदर आप देखिए, इस देश का अगर मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए तो बनारस होना चाहिए ना। आपने कोविड काल के अंदर बनारस की हालत देखी होगी ना, मेडिकल कॉलेज के बाहर या सड़कों के बाहर जिस तरीके से लोगों ने दम तोड़ा, या जो गंगा के किनारे जो लाशों के ढेर लगे हुए थे, वो हमने देखे हैं सर। इनको हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं आपसे, जरा बताइए ना सर, हमें सबक लेना चाहिए। मुझे ये बताइए राजेंद्र मेघवाल जी, इस बजट से उम्मीद क्या है? बजट से तो आने वाला है सर कि जो राज्य अच्छा कर रहे हैं उनको और मदद की जाए, और जिनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है उनको और मदद की जाएगी। आज राजस्थान का SMS बहुत बढ़िया अस्पताल है, आप जाके देखिए, पूरे आसपास के लोगों के, चाहे मतलब यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहां से लोग इलाज कराने आते हैं, क्योंकि राजस्थान हेल्थ सेक्टर में बहुत अग्रणी प्रदेश बना हुआ है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हम पूरे देश में नंबर 1 पे है। 84% आबादी को हमने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया है। और राजस्थान में आपने तो देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल से निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, तमाम तरीके की योजनाएं दी, जिसकी वजह से राजस्थान वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ निरोगी राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मण ओला जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण ओला जी, 1 फरवरी को केंद्र का बजट आएगा, हम बात करें स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर। सर, आपको क्या लगता है, कोई एक नई योजना आपको इंट्रोड्यूस होती नजर आ रही है हेल्थ सेक्टर के अंदर, या आपको लगता है कि जो पुरानी योजनाएं एग्जीक्यूट हो रही हैं उन्हीं के अंदर पैसे को बढ़ाना चाहिए और उनको जमीन पर मजबूती से इंप्लीमेंट किया जाए? इस पर फोकस इस बार के बजट में रहेगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय समय समय पर केंद्र सरकार को
आगाह करते रहे और लिखते रहे और ये मांग करते रहे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पहले कार्यकाल में निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, अति महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, उस योजना में भारत सरकार को पैसा और बढ़ाना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार उसमें 100% पैसा भी दे तो राजस्थान जो है हेल्थ सेक्टर में मैनेजमेंट मास्टर हो रहा है, और मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शीर्ष राज्यों में स्थान पाया है। जबकि ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जी इस तरह से हेल्थ मैनेजमेंट करना वाकई में एक जादूगर की तरह से काम है। इसलिए भारत सरकार को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में पैसा बढ़ाना चाहिए। जी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पर पैसा आना चाहिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में और जांच योजना में, या आप ये चाह रहे हैं कि जितने भी केंद्र के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज आते हैं उनके अंदर निःशुल्क जांच हो और निःशुल्क दवा वितरण हो? कहने का मतलब क्या है सर, समझाइए सर। कहने का मतलब ये है कि जो पैसा भारत सरकार दे रही है, पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। पैसा राज्य सरकार का हिस्सा बहुत कम करके और भारत सरकार जो है 90-95% तक जो है इनमें योगदान दे। अभी कितना है वर्तमान में सर? जैसे निःशुल्क जांच योजना की बात आती है तो मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन उनकी मशीनरी जो जांचों के लिए, स्पेसिफिक जांचों के लिए जरूरी है, उन मशीनरीज के लिए पूरा पैसा दिया जाना चाहिए भारत सरकार की ओर से। बजट में पूरी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन विकास, ये तो जब मेडिकल कॉलेज खोले जाते होंगे उससे पहले ही दोनों के बीच में एक समझौता होता होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि ये मेडिकल कॉलेज खोला जाना, इसमें केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी निभाएगा, या केंद्र सरकार इतना इसमें एड ऑन करेगा और बाकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की। उसको बाद में क्वेश्चन करना तो ऐसा लगता है कि मानो कि पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर कॉन्ट्रैक्ट को सवाल कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र, मेडिकल कॉलेज जो है वो खुलता है, उसके पूरे पैरामीटर फिक्स होते हैं। हम सीटों की बात करें, एमबीबीएस सीटें जो है ना वो अलाउ कर दी जाती है कि 100 सीटें अलाउ की जाती है, 200 सीटें अलाउ की जाती है, और वो सीटें जो है वहाँ उस मेडिकल कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उनको आवंटित की जाती है जी। जो अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो नए मेडिकल कॉलेजों में जिनको अनुमति मिली है उनमें उस सीटों को अनुमति दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित किया जाना है। विकसित होने के बाद में उनको फाइनल अप्रूवल मिलेगी इस बात को लेकर के कि आप सत्र शुरू कर सकते हैं। तो अभी वो फेज है जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना है पूरा जी। उसमें जो मेरा कहने का मतलब है इस पूरे प्रोसेस के अंदर केंद्र कितने पैसा देगा, कितनी भागीदारी देगा, कितने रेशो में देगा, ये तो पहले से फिक्स होता होगा ना। ये 40-60 का रेशो होता है जिसके अंदर की जो पैसा जो है 40 से 60 के रेशो में दिया जाता है। लेकिन केंद्र की तरफ से कई बार ऐसा भी होता है कि जो बजट है उसको बढ़ाया भी जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए। राजस्थान में भी देखा जाए तो मेडिकल जो कोरोना के दौरान काफ़ी वित्तीय संकट की स्थिति बन गई है। ऐसे में जो नए मेडिकल कॉलेज 3 खुलने की बात सामने आ रही है जो कि जिनकी डिमांड है, उसके अलावा जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर भी फाइनेंशियली रूप से कुछ मदद की जा सकती ताकि उनका काम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ सके, एक समय जो दायरा है उसके अंदर काम हो सके। उसके अलावा जो सीटों की बढ़ोतरी है, जो पुराने मेडिकल कॉलेज जो चल रहे हैं उनमें सीटों की बढ़ोतरी है वो भी सेंटर के हिसाब से की जा सकती है। साथ में नए इंस्टीट्यूट, चाहे वो रिसर्च की बेस पे बात करें, चाहे वो ट्रीटमेंट की बेस पे, इनकी शुरुआत जो है वो भी की जा सकती है। जैसे कि जोधपुर में एम्स है, वैसे दूसरा एम्स है उसकी सौगात राजस्थान में दी जा सकती है। NIV पुणे जैसा इंस्टीट्यूट जो है उसकी सौगात दी जा सकती है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी हो गया है। आज देखिए जब जांच की बात आती है, नए वेरिएंट की बात आती है या कोविड की बात आती है, तो उन सभी में हम डिपेंड हो जाते हैं कि NIV पुणे में जांच आएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में होगा। अगर इस चाहे वो राजस्थान की बात है, अगर पूरे आसपास के राज्यों हैं इनको मिला के एक क्लस्टर बना करके और फिर विकसित की जाए सुविधाएं, तो काफ़ी हद तक काम भी सुचारू हो पाएगा, जल्दी काम हो पाएगा। साथ में तीसरी बात यह है कि उन राज्यों में भी मेडिकल क्षेत्र में विकसित जो सुविधा है वो विकसित होगी जी। ठीक है डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 1.5-2 साल के अंदर हम देखें तो देश भर के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च हुआ है, चाहे फिर वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, वेंटिलेटर देने की बात हो, मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, वैक्सीनेशन के साथ साथ उन दवाइयों को फ्री करने की बात हो जो कोरोना के फेज में रही हैं। आपको लग रहा है क्योंकि थर्ड वेव सर इस वक्त ऑलमोस्ट थर्ड वेव के पीक से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि रिटार्डेशन फेज में अगर कहा जाए तो आपको लग रहा है कि इस बार के बजट में यह भी संभावना हो सकती है कि बहुत से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि शायद अगली वेव ना आए, बहुत से एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि
ये कोरोना का जो सबसे बुरा दौर था वो हम देख चुके हैं, उतना बुरा दौर अब नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम वैक्सीनेट हो चुके हैं। आपको ये भी संभावना लग रही है कि हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और खासकर स्वास्थ्य सेक्टर से थोड़ा इतर होकर बाकी सेक्टर पर पैसा इस बार ज्यादा खर्च किया जाए, क्योंकि बीते 2 साल से फोकस स्वास्थ्य सेक्टर पर है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि मेडिकल कॉलेज तो बहुत जगह खोल दिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। एक तो इक्विपमेंट्स की फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है और दूसरा ट्रेंड स्टाफ होना ज़रूरी है। हर मेडिकल कॉलेज जगह जगह खुल रहे हैं, उनमें ट्रेन फैकल्टी, ट्रेन स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इनकी प्रॉब्लम है। अब जैसे ठीक है, आप आईसीयू ने आपने जगह जगह खोल दिए, वेंटिलेटर जगह जगह सप्लाई कर दिए, लेकिन वेंटिलेटर को रन करने वाले ट्रेंड स्टाफ है ही नहीं, इसलिए उनको सबको ट्रेंड करना, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल कॉलेज खोलना, बिल्डिंग बनाना और ये सारी चीज़ें करना वो ठीक है, लेकिन उसके साथ उसमें फैसिलिटीज़ होना, इक्विपमेंट्स होना, उन सब चीज़ों के लिए भी सरकार, केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। और अगर रिसर्च को बढ़ावा देना है तो रिसर्च के लिए भी कोई फंड प्रोवाइड करना चाहिए केंद्र सरकार को, कि राज्यों पे डिपेंडेंट नहीं रहे। वो राज्यों में मेडिकल कॉलेज आपने बहुत सारे खोल दिए, लेकिन कम से कम एम्स के लेवल के या उससे कुछ कम स्तर के कम से कम फैसिलिटी तो दें वहाँ के, जिससे वहाँ रिसर्च हो सके, वहाँ इक्विपमेंट्स हो सकें, वहाँ पे स्टाफ जब ही ज्वाइन करेगा जब वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी। अगर मान लो आपने खोल दिया वहाँ पे चीज़ें और पता चले ऑपरेशन करने के लिए आपका औजार ही नहीं है या और चीज़ें नहीं है, तो सर्जन कैसे जाएगा वहाँ पे? तो आपने चीज़ें तो जगह जगह खोले जा रहे हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स साथ में होना ज़रूरी है, उनके साथ ट्रेंड स्टाफ ज्वाइन जब ही करेगा जब वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी। तो साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ शुरू करना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं सब चीज़ों पर मेरे हिसाब से फोकस होना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। स्वास्थ्य सेक्टर पर आज हम बात करें कि स्वास्थ्य सेक्टर के लिए इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। जितनी भी डिस्कशन अभी तक हुई उसका मतलब यही निकल कर आ रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग की घोषणा ना की जाए। जो बिल्डिंग की घोषणा हो चुकी है उनमें ट्रेंड स्टाफ मिले, उनमें मशीन हो, उनमें इक्विपमेंट हो और फोकस पूरा इस पर होना चाहिए, ताकि जो बिल्डिंग जिसकी घोषणा हो चुकी है वो फिजिबल रहे और उसमें मरीजों को इलाज मिल सके। क्या वाकई में संभावना है? एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो बजट 1 फरवरी को आना है उसमें स्वास्थ्य सेक्टर के लिए संभावनाएं क्या है और किन चीजों पर फोकस होना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी, सर स्वास्थ्य सेक्टर पर लगातार फोकस तो बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या अब इस बजट में उम्मीद की जाए कि जो घोषणाएं हो चुकी हैं उनके एग्जीक्यूशन को फास्ट किया जाए, उसमें पैसे को बढ़ाया जाए, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है उसमें जिस तरीके से लोकेंद्र जी कह रहे हैं, विकास कह रहे हैं कि स्किल्ड मैन पावर आए, जिससे कि सीधा वो मेडिकल कॉलेज में मरीजों पर इलाज कर सके, लैब आए, इक्विपमेंट आए, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से इतर इस पर फोकस इस बार के बजट में रहेगा कि उनको फिजिबल कर पाए? देखिए विजेंद्र जी, अभी डॉक्टर लोकेश बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेजेस तो बन गए हैं लेकिन वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ नहीं है। आप मुझे बताइए विजेंद्र जी कि ये जिम्मेदारी किसकी है कि वहाँ पे फैकल्टी कौन रिक्रूट करेगा, रेडियोलॉजिस्ट के पद कौन भरेगा, फार्मासिस्ट कौन लाएगा, लैब टेक्नीशियन कौन भर्ती करेगा, इक्विपमेंट कौन खरीदेगा? आप देखिए राज्य सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई रोल ही नहीं है राज्य सरकार का। सब कुछ अगर केंद्र को ही करना है तो फिर राज्य सरकार की आवश्यकताएँ क्या है मुझे बताइए आप। जब मोदी जी ने एक विज़न लिया कि हमको हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना है, उसके लिए फंड अलॉट हो रहा है, आपको फंड मिल रहा है, लेकिन अगर आप फंड का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका होने या नहीं होने का मतलब क्या है मुझे बताइए आप। और अभी देखिए उसमें 60% तो केंद्र से ही आना है सर। नहीं तो पैसा तो केंद्र दे रहा है ना, पैसा केंद्र दे रहा है। हो क्या रहा है, आप जो पैसा आ रहा है उससे केवल आप बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। बिल्डिंगें खड़ी करने के अलावा आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि हम अच्छे वेंटिलेटर खरीदें, हम अच्छी मशीनें खरीदें। फैकल्टी कौन रिक्रूट करेगा? विजेंद्र जी मुझे बताइए, फैकल्टी रिक्रूट करने की जिम्मेदारी किसकी है मुझे बताइए। क्या केंद्र सरकार एडवर्टाइजमेंट निकालेगा उनकी रिक्रूटमेंट के लिए? फार्मासिस्ट कौन रखेगा, रेडियोलॉजिस्ट कौन रखेगा, लैब टेक्नीशियन कौन भर्ती करेगा, ये मुझे बताइए ना आप जी। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है। आप देखिए अभी राजेंद्र जी को मैं सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वेंटिलेटर की बात। लेकिन आशीष जी बजट आएगा, राजस्थान का बजट आएगा, जब इस बारे में जिक्र कर लेंगे। बजट तो मिल ही रहा है, आप देखिए बजट हर जगह मिल रहा है। आप देखिए 10,000 करोड़ का बजट इनको अभी जल से नल वाली स्कीम में मिला हुआ है, ये यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहे हैं। जब तक ये अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे बताइए फंड कहां से रिलीज होगा? इनको अपना कंट्रीब्यूशन तो देना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो फंड रिलीज होगा। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, सर ये भी सच है कि जो रेशियो के अंदर बजट मिलता है उसके भी कुछ फेज होते होंगे, जैसे जैसे आप उस फेज को पूरा करते जाएंगे अगली अलॉटमेंट आती होगी, ये तो होता होगा ना सर?
इसमें राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होगी कि केंद्र से तो कितनी घोषणा करा लीजिए, एग्जीक्यूशन तो स्टेट लेवल पर होते हैं। देखिए विजेंद्र जी, मैं बार बार कहता हूं कि भारत राज्यों का संघ है और संघ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि संघ के पास रिजर्व बैंक होता है, तमाम आय के साधन होते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जीएसटी लगने के बाद में राज्यों की आय के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया, मतलब बहुत तेजी से आय उनकी घट गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यों की जो आय का है या जो टोटल राजस्व की प्राप्तियां हैं उसमें 85 से 90% सैलरी और पेंशन्स में चले जाते हैं। आप सोचिए इस बात को। दूसरा, जब लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं कि फिर भी हमने इतना वित्तीय अनुशासन रखते हुए राज्यों की पूरी चीजों को मेंटेन किया है। आपने देखा हो कोविड काल के अंदर पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की तारीफ की और दूसरे राज्यों को कहा कि राजस्थान का अनुसरण कीजिए। तो स्वास्थ्य सेक्टर में हम यहां ये बताना जरूरी समझते हैं कि राजस्थान के अंदर जो सरकारी क्षेत्र का स्वास्थ्य क्षेत्र है वो सबसे मजबूत है पूरे इंडिया के अंदर। तो निजी क्षेत्र के अंदर हम उतना एलोकेशन नहीं चाहते जितना हम मतलब सरकारी क्षेत्र के अंदर चाहते हैं। ये जो केंद्र सरकार है लगातार जो निजी और सरकारी क्षेत्र के अंदर जो अनुपात है वो लगातार निजी क्षेत्र का बढ़ाते जा रही है और सरकारी क्षेत्र का कम करती जा रही है। इसकी वजह से ये डिस्पैरिटी हुई। आप इस चीज को देखिए, केंद्र सरकार को ये करना चाहिए कि जो हमारा सरकारी क्षेत्र है वहां पर गरीब आदमी इलाज कराने में सक्षम है, क्योंकि वहां पे निःशुल्क इलाज होता है और निजी क्षेत्र का अस्पताल होता है। और फिर तो हमने यहां किया कि भाई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के 5 लाख तक का बीमा भी दे दिया और राजस्थान पूरे देश के अंदर मतलब 85%, 84 से 85% की यूनिवर्सल आबादी कवर हो रही है हेल्थ सेक्टर के अंदर, जो कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान बेहतर तरीके से कर रहा है। और यहां ये जो बात कह रहे हैं ना कि भाई ये देते हैं वो देते हैं, अरे भाई देते हैं तो कोई एहसान नहीं है भाई, ये केंद्र की उतनी कुत्ती जिम्मेदारी है। अगर 7.5 करोड़ लोग 25 सांसद चुनते हैं तो उन 25 सांसदों को क्या वहां पे समोसे कचौरी खाने के लिए भेजते हैं या वो वहां जाके पार्टियां करें? आज उनको राजस्थान के हितों की बात करनी चाहिए और राजस्थान का बजट लगातार मुझे बता उनको बढ़वाना दीजिए, इस बजट में वो 5 बिंदु या 5 मांगे जो राजस्थान को चाहिए स्वास्थ्य सेक्टर के लिए। मैं बता दूं आपको कि जो हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क स्वास्थ्य जो आपका निःशुल्क दवा योजना है या निःशुल्क जांच योजना है, उसके अंदर केंद्र सरकार अपना बजट बढ़ाए। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारे सीएचसी और पीएचसी हैं उनको केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता दे, क्योंकि इस महामारी काल के अंदर हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी सी शहरी क्षेत्रों की तुलना में कमजोर है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं विजेंद्र जी कि लास्ट ईयर से देखिए 2014 के लेके 2021 तक का लगातार का जो 7 साल का पीरियड है, आप राज्यों के साथ जो केंद्र का जो सहायता है वो लगातार घटती जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि इस सरकार को मतलब केंद्र की सरकार को राज्यों की फिक्र नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक जो पूंजीपति मित्र हैं उनका भला करने में लगी हुई है और पूरा का पूरा देश का जो आम आदमी है गरीब होता जा रहा है। महंगाई की आप देखिए, चाहे पेट्रोल डीजल गैस, सर ऐसे नहीं ना, आंकड़ों के साथ अगर बात कर सकते हैं, मुझे बताइए बीते 4 साल में राजस्थान में स्वास्थ्य सेक्टर के लिए केंद्र से कितना कम हुआ है या कितना बढ़ गया है, बताइए जरा सर। देखिए मैं ओवरऑल आपको बता सकता हूं, लास्ट ईयर जो केंद्र से सहायता मिली थी उसमें 14,000 करोड़ की कमी थी। अब उसका स्वास्थ्य के अंदर कितना अनुपात आया वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं, लेकिन केंद्र लगातार राज्यों की जो सहायता है वो घटाता जा रहा है। और फिर आपने देखा होगा कि हमारे टाइम में 30-70 का अनुपात होता था, वो लाके 50-50 पे कर दिया। अब हम तो 90-10 की बात कर रहे हैं सर। 90-10 करवाइए, 95% करवाइए और ग्रामीण क्षेत्र में तो 100% तक करवाइए, क्योंकि हमारे पास रिजर्व बैंक नहीं है, उनके पास में तमाम तरीके के साधन है। राजस्थान सरकार के पास में वो वित्तीय संसाधन नहीं है। उन संसाधनों को मजबूती के लिए केंद्र को मदद करनी पड़ेगी। लोकेंद्र शर्मा जी, सर बीते 2 सालों के अंदर जरा आप ही बताइए सर, कौन कौन से बड़े काम राजस्थान में हुए हैं केंद्र की सहायता से? पिछले 2 सालों में मुझे एक्चुअल में इस मुद्दे पे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेडिकल कॉलेज जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, हमें उनको ज़्यादा ध्यान रहता है कि जैसे अभी चिरंजीवी योजना हो गई या एक कर्मचारियों के लिए जो शुरू किया है ना, RGHS शुरू किया है, जिसमें आप जो दवाइयाँ हैं आप प्राइवेट डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर से कहीं से भी लिखवा लें और आपको जो आपको दवाइयाँ लेनी है, चाहे ब्रांडेड लेनी है या जेनरिक लेनी है, कैसी भी दवाइयाँ लेनी हो, तो ये जो सुविधाएं शुरू करी गई है। और चिरंजीवी योजना चूँकि मैं
एसएमएस मेडिकल कॉलेज से सभी अस्पतालों से जुड़े हुए, चिरंजीवी योजना और जयपुर से जुड़े हुए उनसे जुड़ा हुआ हूँ जी। तो ये स्कीम और फ्री दवा और फ्री जांच की स्कीम जो राज्य सरकार ने शुरू की है, ये तो पूरे वर्ल्ड में, इवन मैं कई बार अभी ऑस्ट्रेलिया गया था पहले और कई दूसरी कंट्रीज़ में मैं गया, तो वहाँ पे भी जब इन चीज़ों का हम जिक्र करते हैं तो राज्य सरकार में जो ये चीज़ें शुरू की गई है, या आज भी अगर चिरंजीवी योजना की अगर हम बात करें कहीं पे भी वर्ल्ड में किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करते हैं तो वो योजना उनके लिए आश्चर्य का विषय होती है। अगर हम हमारे चिकित्सक जैसे यूके में या इंग्लैंड में, अभी हम कई बार वेबिनार से जुड़ते हैं और उनसे अगर इस तरह की चर्चा होती है कि कोविड के दौरान सारी दवाइयाँ फ्री दी गई, तो उनके लिए बड़ा आश्चर्य का विषय होता है कि इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ फ्री दी गई, सारी सुविधाएं फ्री दी गई, सारी जांचें फ्री दी गई। तो ये विदेशों में कहीं नहीं हुआ ऐसा, जो सारी चीजें। तो सर आपको लगता है कि अगर इस बजट में एक स्किल लैब राजस्थान को मिलती है, एक वायरोलॉजिकल लैब राजस्थान को मिलती है, बजट में रिसर्च लैब मिलती है, तो राजस्थान के लिए मोर देन सफिशिएंट। हाँ नहीं, और लैबें तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, एम्स भी राजस्थान को मिलना चाहिए। ऐसे सुविधाएं जो भी चिकित्सा की जो एडवांस सुविधाएं हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आज आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती हुई चीज़ें आएंगी, जैसे रोबोटिक सर्जरी आएगी या टेलीमेडिसिन की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी मैं एक जगह इंस्पेक्शन करने गया था एनएमसी के माध्यम से, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल के चिकित्सक एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आप वो सुविधाएं टेलीमेडिसिन के माध्यम से दे रहे थे जी। और टेलीमेडिसिन के माध्यम से बड़े आश्चर्य की चीज़ देखने को मिली मेरे को कि वर्ल्ड के किसी भी चिकित्सक से वो अपनी जो मरीज है वो चिकित्सा परामर्श लेता है, उसके बाद उसका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है और उस प्रिस्क्रिप्शन को जैसे ही मशीन पे स्कैन करते हैं तो वो डिस्पेंसर लगा हुआ है, ई डिस्पेंसर, उससे दवाई जनरेट हो जाती है और वो दवाइयाँ और सारी सुविधाएं WHO या बाहर की एजेंसियाँ प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी और ये जो टेलीमेडिसिन की, जैसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी इस समय शुरू की हुई है टेक्नोलॉजी, इस तरह से ई प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए राजस्थान के किस किस गांव में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें शुरू की जा सकती हैं। ऐसा नहीं हो कि वहाँ का मरीज़ यहाँ आके तक आने के लिए परेशान हो। आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के किस किस कोने में कौन सी बीमारी का मरीज, कितने मरीज आ रहे हैं। अगर वो चीज़ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और फार्माकोविजिलेंस के डेटा को यूज़ करते हुए अगर पता किया जाए तो वो सुविधा उसको वहीं प्रोवाइड करी जाए, चाहे टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्रोवाइड करें, चाहे ई प्रिस्क्रिप्शन या ई डिस्पेंसिंग सुविधा। ये बिल्कुल लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, ये सुविधाएं आपको हर स्मॉल लेवल पे जैसे ऐसी कुछ योजना तो राजस्थान में भी शुरू करने की बात की गई थी ना, कि जहां हर एक का डाटा रखा जाएगा या केंद्र की तरफ से योजना, उस तरह की चीजें भी पता चलेगा कि वो मरीज कहीं भी किसी को भी दिखाएगा, ऑटोमेटिक उसका पूरा डाटा सामने होगा कि उसने लास्ट टाइम किसको दिखाया, क्या मेडिसिन ली। सालों से हम इस तरह का वर्क भी कर रहे हैं, इस तरह का वर्क हम कर रहे हैं, IIT BHU के साथ मिलकर इस तरह के वर्क कर रहे हैं। उनके जब कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो हम शेयर करेंगे राज्य सरकार से, और इस तरह की स्टडी और भी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं अपने अपने स्पेसिफिक डिजीज़ या स्पेसिफिक मरीजों से या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो इस समय चाहिए, इस समय एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हो और रिसर्च बेस्ड हर छोटे छोटे डिपार्टमेंट और नए नए डिपार्टमेंट डेवलप किए जाए। ये बहुत जरूरी है। आशीष जी, क्योंकि इस तरीके की योजना तो एग्जीक्यूट की गई थी, मुझे ध्यान नहीं कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत की गई थी या कौन सी योजना के अंतर्गत की गई थी। आप बोल रहे हैं ना, वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है जो कि इसी साल प्रधानमंत्री ने सितंबर में लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो मरीज है उनका डिजिटल जो डेटाबेस है वो रखा जाएगा, ताकि मरीजों को बार बार प्रिस्क्रिप्शन इधर से उधर ले जाने की और जो जांचें हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी डॉक्टर उसको देख सकता है हिंदुस्तान में। आप देखिए, तो मुझे लगता है ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार ने से बहुत सारी इनोवेशन की हैं। अगर हम बात करें जब से मोदी सरकार बनी, तो अगर आपको ध्यान होगा तो जगह जगह पे प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना वाली जो है सेंटर है, जहाँ पे जेनरिक दवाएं मिलती है, बड़ी सस्ती उपलब्ध हो रही है पूरे देश में। इसकी बहुत सारी लाखों दुकानें खुली हुई हैं। अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो इंद्रधनुष योजना। आप देखिए कि 2014 के पहले तक केवल 2 से 3 टीके होते थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको कवर करती थी। और अगर आपको ध्यान होगा तो जो ईस्टर्न यूपी है, पूर्व, वहाँ पे जो दिमागी बुखार भी आता था जिससे बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हुआ करती थी। तो इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए 60 टीके अनिवार्य किए गए, सबको 60 टीके निःशुल्क दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है अपने आप में भारत जैसे देश में ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। कहीं ना कहीं जो वो लोग जो कि सक्षम नहीं थे कि जो खुद वैक्सीनेशन करवा पाएँ, आप देखिए उनके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी सहूलियतें दी हैं। मुझे लगता है हमको हवा में बातें नहीं करनी चाहिए विजेंद्र जी। लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा एक और आशीष जी, क्योंकि अभी हम कोरोना वैक्सीनेशन के दौर से गुजरे हैं सर, हमने CSC PHE स्तर तक वो एक सिस्टम क्रिएट किया है जो सेंट्रलाइज है,
बिल्कुल, मतलब आप देखिए, समझिए मैं- कि सेंट्रलाइज विजेंद्र जी, सिस्टम है, वही मैं कह रहा क्या हूं, आप- उसी सिस्टम को हम आयुष्मान या किसी और योजना से एग्जीक्यूट करने के लिए इस बार पैसा बढ़ा सकते हैं कि विजेंद्र जी, निश्चित सीएससी रूप से पीएससी स्तर पर भी अगर विजेंद्र कोई जी, मरीज दिखाता है तो वो सीधा विजेंद्र- सेंटर के पास उसका एक रिकॉर्ड हो। विजेंद्र जी, देखिए, जब टीकाकरण प्रारंभ हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने भारत में, भारत के बाहर लोगों ने बड़ी आशंकाएं इसको लेकर के व्यक्त की थी कि भारत जैसे देश में जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जहां पे लोगों का स्तर बड़ा डिफरेंट स्तर है, जी। आप किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप देखिए कि 1 लाख से अधिक हमने सेंटर बनाए, वहाँ पे उसी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए वैक्सीनेशन की डोज प्रोवाइड की, जी। और आज स्थिति ये है कि हम 163 से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेस दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत के लिए बहुत असाधारण सी उपलब्धि जिसको भारत ने हासिल की है। विजेंद्र जी, खाली इस क्षेत्र में हमने उपलब्धि हासिल नहीं की है। अगर आपको ध्यान होगा तो दूसरे दौर के दौरान हमने देखा है कि जब ऑक्सीजन का संकट हो गया था, उसका कारण ये था जो डिमांड थी वो 10 टाइम्स बढ़ गई थी। आप देखिए, मोदी जी ने एक टाइम बाउंड पीरियड में एक लक्ष्य लिया कि हम पूरे देश में जगह जगह पीएसए प्लांट खोलेंगे। आप देखिए 1500 से ज्यादा पीएसए प्लांट खोले गए। नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि नहीं, लेटर तो बहुत पहले नहीं दिए गए थे, आप ये भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकिन उस पर सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया और केंद्र ने भी उसका फॉलो अप नहीं लिया था। अगर वो वक्त पर ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन प्लांट लग गए होते तो शायद ये किल्लत नहीं आती। नहीं विजेंद्र जी, मुझे बताइए, आपकी सेंटर ने इसको एक महत्वाकांक्षी योजना ली और आज स्थिति ये कि देश में जगह जगह पीएसए प्लांट्स लगे हुए हैं जी। मुझे लगता है, और खाली पीएसए प्लांट्स की बात नहीं है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कितने हो गए हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, आइसोलेशन बेड कितने हैं, पीडियाट्रिक बेड्स कितने हैं, तो उन सब में हमने बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। आप देखिए, कहीं ना कहीं मिशन मोड पे देश ने काम किया है। ठीक है आशीष जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण ओला जी, सर मैं वो योजनाएं आपसे जानना चाहता हूं जिनमें केंद्र की तरफ से मांग होनी चाहिए कि पैसे को बढ़ाया जाए, रेशियो को बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ स्टेट को किस तरीके से और ज्यादा केंद्र से राहत मिले, ज्यादा इस बजट में पैसा अलॉट हो। वो कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं स्वास्थ्य के अंदर ही? जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया जी। कि राजस्थान की और राजस्व की जो बड़ी समस्याएं हैं, विकट समस्याएं हैं, उनमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, और अभी जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना शुरू की, इन तीनों योजनाओं में भारत सरकार को मुख्यमंत्री महोदय बार बार जो है आग्रह भी कर रहे हैं, इनमें भारत सरकार को पूरा पैसा देना चाहिए जिससे आम जन को जो है हर तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जी। मेडिकल कॉलेज खोला जाना ही पर्याप्त नहीं है जी। मेडिकल कॉलेजों में इक्विपमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग्स का होना बहुत जरूरी है, और एक स्किल्ड, जो भाई विकास चर्चा कर रहे थे, स्किल्ड स्टाफ में नॉट ओनली पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, एवरीथिंग इज स्किल्ड। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और चिरंजीवी योजना में पूरा 100% बजट कर देना चाहिए। जी, तो ये तो सर फिर राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा, मतलब वो तो पूरे देश के लिए ही मुफ्त होगा, फिर अकेले राजस्थान के लिए तो नहीं होगा। सर जैसा कि अभी साथ वाले ये फिगर दे रहे थे कि 80 करोड़ को पूरे देश में जो है खाद्य सुरक्षा के तहत कवरेज है और उनको हम दे रहे हैं जी। तो बहुत सारे अपने आरजीएचएस में कवरेज है, ईसीएचएस में कवरेज है, और यूं करके, और मुश्किल से 10% लोग जो है वो बचे हैं, उनमें से 5% इन सुविधाओं के लिए जाते भी नहीं है, ऑन कॉस्ट सुविधाएं लेते हैं। तो फ्री टू ऑल कर देना चाहिए भारत सरकार को। जी ठीक है सर, वापस आपके पास में आऊंगा। विकास, क्योंकि बजट पर हमेशा सबकी नजरें टिकी होती है, राजस्थान की कुछ इसलिए ज्यादा टिकी होती है क्योंकि यहाँ आर्थिक तौर पर हमेशा ही एक ऐसे फेज में हम रहते हैं जहां पैसों की किल्लत रहती है। बहुत सी चीजें लक्ष्मण जी ने कही, लोकेंद्र जी ने कही, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में इस वक्त केंद्र का बजट इन चीजों पर ध्यान दे रहा होगा कि जैसे हम बात करें स्किल लैब की, बात करें वायरोलॉजिकल लैब की, बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब छोड़ दिया जाए, उनके अंदर फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए। क्या, क्योंकि हम जब बजट को देखते हैं ना तो अंत में यही बात करते हैं, यहां इतने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी गई, यहां इसकी घोषणा कर दी गई। क्या वाकई में उसको डाइजेस्ट करने की स्थिति में कि जब इस तरीके की माइन्यूट चीजों पर काम किया जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ बेहतरीन बजट है? देखिए विजेंद्र, बजट में जो फोकस दिया जाना चाहिए इस बात को दिया जाए। अभी बीच में बात भी आई थी
इलाकेवार ज़रूरत देखी जाएगी, किस जगह पर क्या ज़रूरत है और उस हिसाब से उसको वहाँ पे बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप किया जाए। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी हद तक न सिर्फ राजस्थान बल्कि हर राज्य के लिए ये बजट जो है बड़ी सौगात लेकर सामने आ सकता है। जैसे बात करें हम अगर राजस्थान की, राजस्थान में SMS मेडिकल कॉलेज और SMS अस्पताल, ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के 5 से 6 राज्यों के लिए सबसे बड़ा एक हब है मेडिकल के लिहाज से। सबसे अधिकांश लोग, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो गुजरात की बात करें, निकटवर्ती राज्यों के लोग हैं वो सभी लोग राजस्थान आते हैं, SMS में आते हैं इलाज कराने के लिए। ये राजस्थान के SMS मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा है। लेकिन अब जयपुर में ज़रूरत पड़ गई है कि जिस तरह का SMS है उसका एक विकल्प होना चाहिए, एक दूसरा विकल्प तलाशा जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यहाँ की व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि जिस तरह का बर्डन लगातार मेडिकल कॉलेज पर बढ़ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं डायल्यूट होना चाहिए। जैसे जोधपुर में एम्स है जो दूसरा ऑप्शन है, वहीं जयपुर में ऐसा कोई बड़ा ऑप्शन दूसरा नहीं है। अगर हम SMS से अगर कोई मरीज को रिफ्यूज़ कर जाता है तो सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर उसको जाना पड़ता है। अगर क्वालिटी ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट राजस्थान में और खासतौर पर राजधानी जयपुर उसके सराउंडिंग एरिया में होनी चाहिए ताकि ये विकल्प रूप में खड़े हो सकें। उसके अलावा और जो राज्य हैं और जो संभाग है उन संभाग मुख्यालयों पे एक बात हुई थी कि मरीजों का आंकड़ा लेना चाहिए, मरीजों की हिस्ट्री लेनी चाहिए, किस जगह पे किस तरह के मरीज आ रहे हैं। देखिए कैंसर की जो पूरी रजिस्ट्री तैयार होती है, उसके अलावा और जो मरीज है उनकी रजिस्ट्री तैयार होती है, तो उसके बेस पर यह जरूरत महसूस की जानी चाहिए कि किस इलाके में किस तरह की इंस्टीट्यूट की जरूरत है, किस तरह की मेडिकल सुविधाओं की जरूरत है, और उस हिसाब से उनकी घोषणा होती है तो काफ़ी हद तक वो फील्ड के अंदर एग्जीक्यूट हो पाएगी, लोगों को उसका सीधा लाभ मिल पाएगा। तो जो बजट है वो इसी चीज़ में फोकस होना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज़ की जरूरत है। जी लोकेंद्र जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, इस बजट से उम्मीदें रखें स्वास्थ्य सेक्टर के लिए? मेरे मन की इच्छा तो ये है कि राजस्थान को कम से कम एम्स जैसे इंस्टीट्यूट मिलने चाहिए इस बजट में, और SMS जैसे भी इंस्टीट्यूट अगर मान लो 1-2 और डेवलप किए जाएं, चाहे राज्य सरकार डेवलप करे या केंद्र सरकार डेवलप करे, तो SMS या एम्स जैसे इंस्टीट्यूट राजस्थान के 2-3 अलग अलग एरिया में या जयपुर में ही एटलीस्ट 1-2 एम्स टाइप के या SMS को और बड़ा किया जाए, और यहाँ फैसिलिटीज़ एस लेवल की प्रोवाइड की जाए कि जैसे आज पता चले कि कोरोना वायरस आ रहा है तो इस तरह के 10, 20, 50 वायरस कोई भी नए आ जाए तो वो सब वायरस एक साथ एक ही लैब में एक ही किट से टेस्ट हो जाए, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है या और कंट्रीज़ में इस तरह हो रहा है। तो इस तरह की बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो, एडवांस टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ हो, एडवांस टेक्नोलॉजी की डायग्नोस्टिक और मरीज़ को फैसिलिटी प्रोवाइड हो, वो सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी की तरफ से भी बहुत कुछ लिख कर दिया गया होगा, सांसदों की तरफ से भी लिख कर दिया गया होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बजट तो लगभग बन गया होगा, अब तो वो प्रिंटिंग के प्रोसेस में चल रहा होगा, 1 सप्ताह भी नहीं बचा है, उसमें भी शनिवार इतवार आ जाएगा। तो सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिकमेंड किया भी गया है स्वास्थ्य सेक्टर के लिए? नहीं किया गया, बस ये इंतजार किया गया कि सरकार कुछ भेज देगी तो ठीक है, हमारी तो खुद की सरकार बैठी है, उनसे क्या मांगे? नहीं विजेंद्र जी, जो राजस्थान के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार संपर्क में हैं और वित्त मंत्री से मिलकर के जो अपनी डिमांड्स उनको देते रहते हैं। अभी मैं डॉक्टर लोकेश को सुन रहा था, वो कह रहे थे SMS जैसा दूसरा एक डेवलप होना चाहिए। तो हम तो ये चाहेंगे कि राज्य सरकार पहले SMS को ढंग से डेवलप कर दे। आप देखिए, हम वो IPD टावर भी देखना चाहते हैं जिसकी घोषणा हुए 2-2.5 साल से ऊपर हो गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जब अपना कार्यकाल पूरा करे उसके पहले वो उसका लोकार्पण करे। कम से कम खाली हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है। मैं सुन रहा था, आप देखिए कि हमने जो राजस्थान सरकार है उसके घोटालों को भी देखा है। अब देखिए किस तरह से 30-30 हज़ार के कंसंट्रेटर आपने 80,000 में खरीदे हैं। जो वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने दिए उनका आपने रिबन तक नहीं खोला, आप देखिए, और वही वेंटिलेटर फिर आपने जो है रेंट पे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए हैं। तो मुझे लगता है सरकार को अपना मैनेजमेंट दुरुस्त करना चाहिए। राज्य सरकारें होती किस लिए, मुझे बताइए आप। जी आशीष जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना था कि सेंटर के बजट से उम्मीद क्या करें। नहीं देखिए, स्टेट के बजट पे जब आता है कि मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए सेंटर के 25 सांसद दिए हैं सर, देखिए निश्चित उम्मीद तो कर सकते हैं राजस्थान। देखिए सेंटर का जो बजट आता है वो पूरे देश के लिए होता है। मैंने बताया ना आपको, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि जो 50 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, अब आप चाह रहे हो कि हमारी सारी योजनाएं हैं, अब ये तो ये चाहते हैं कि साहब हमने तो घोषणा कर दी बजट में कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, अब केंद्र सरकार वो लायबिलिटी ले ले। तो भाई केंद्र सरकार राजस्थान के लिए क्यों करी, उसको करना मेरे पास देश के लिए करेगी। क्योंकि आप तो मुद्दे से इतर चले गए। राजेंद्र जी एक लाइन में।
सर, मुद्दे से जाने की बात नहीं है। मैंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है पूरे देश में, और राजस्थान को भी उसी हिसाब से उनके अनुपात में मिलना चाहिए। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, पिछले बजट की दो बड़ी बातें थी कि 75,000 ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। केंद्र सरकार बता दे कितने केंद्र खुले हैं। दूसरा, 602 जिलों के अंदर जिला क्रिटिकल केयर अस्पताल खोलने की बात हुई थी। ये केंद्र सरकार बता दे कि 602 में से कितने क्रिटिकल केयर अस्पताल खुले हैं। तो ये घोषणा करना अलग बात है और उनको धरातल पर इंप्लीमेंट करना एक अलग बात है। तो ये घोषणा करके ये सारी बातें करते हैं और कोई भी अपने वादों पे या अपने जो भी घोषणाएं उन पे टिकते नहीं है। हम लोगों ने तो ये चीजें प्रूव करके दिए, मतलब धरातल पर, और केंद्र सरकार ने अपने किसी भी वादे को धरातल पर नहीं निभाया है। चलिए, शुक्रिया। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मकसद सिर्फ इतना था कि केंद्र सरकार जो बजट लेकर आ रही है उसमें स्वास्थ्य सेक्टर को क्या कुछ मिल सकता है और किस चीज की उम्मीदें अलग अलग फील्ड के लोग इस सेक्टर से कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोकेंद्र जी ने बताया, जिस तरीके से लक्ष्मण जी ने बताया, यह जमीनी हकीकत है। इस पर ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि अगर इस पर ध्यान दिया जाएगा तभी स्वास्थ्य सेक्टर मजबूत होगा, केंद्र का भी और राज्य का भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन